प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। मनसबदारी प्रथा को लागू करने के बाद में मुगल काल में इसको लागू क्यों किया गया था, इसके बारे में हमें जानकारी करनी अति आवश्यक है। अकबर एक ऐसा सुदृढ़ शासन प्रबंध की स्थापना करना चाहता था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्थिति, शासन के प्रति अपने उत्तरदायित्व की जानकारी हो तथा योग्य व्यक्ति उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। संक्षेप में इस प्रथा को लागू करने के पीछे प्रमुख कारण माने जाते हैं। नंबर 1, केंद्रीय सेना का समुचित विकास नहीं हुआ था, अतः सेना संबंधी प्रत्येक कार्य के लिए सैनिक सरदारों की सेना पर आश्रित रहना पड़ता था। दूसरी बात, राज्य की आय का अधिकांश भाग इन सैनिक सरदारों को उनकी सेवाओं के बदले में खर्च करना पड़ता था। तीसरी बात, राज्य में भू राजस्व की दर अलग अलग थी। चौथा, सेना संगठित नहीं थी एवं उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ था। पांचवा, राज्यों के उत्तराधिकारियों की भर्ती तथा नियुक्ति के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं था। बदायूनी ने लिखा है कि राज्य के अधिकारी ही राज्य के साथ धोखा करते थे। अकबर सेना तथा प्रशासन में भ्रष्टाचार दूर करना चाहता था, अतः उसने मनसबदारी प्रथा को लागू करने का निश्चय किया। इतिहासकार लेनपुन ने कहा है कि अकबर ने सैनिक व्यवस्था के तमाम पुराने संकटों को दूर करने व भ्रष्टाचार मिटाने का यथासंभव प्रयास किया। शासन प्रबंध और कर्मचारी वर्ग में भी कार्यकुशलता एवं अनुशासन स्थापित करने हेतु सरकार के सैनिक असैनिक ढांचे का संगठन मनसबदारी पद्धति से किया गया। इस प्रकार से मनसबदारों के बारे में मनसबदारी लागू करने के रीजन क्या था। फिर बाद में मनसबदारों की नियुक्ति कैसे की जाती। मुगल काल में मनसब नियुक्ति का कोई निश्चित नियम नहीं था। सम्राट अपनी इच्छा अनुसार और उस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको मनसबदार बना देते थे। मीर बख्शी इच्छुक व्यक्ति की योग्यता सम्राट को बताता था। सम्राट वकील या मीर बख्शी के परामर्श उस व्यक्ति को योग्यता अनुसार मनसब प्रदान कर। मीर बख्शी यानी सेना का मुखिया। मुगल काल में जो सेना का मुखिया होता था, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मीर बख्शी सेना का प्रधान। अबुल फजल ने आईने अकबरिया में मनसबदारी की नियुक्ति के संबंध में लिखा है, सम्राट एक ही नज़र में व्यक्ति को देखकर उसे समझ जाते थे और उसे उच्च मनसब प्रदान करते थे। उसने पुनः लिखा है, मुश्किल से ही कोई दिन ऐसा जाता था जिस दिन योग्य एवं ईमानदार व्यक्ति को मनसब प्रदान न किया जाता हो। बहुत से व्यक्ति अरब और ईरान जैसे दूर दूर देशों से आते और उन्हें सेना में मनसब देकर सम्मानित किया जाता। इस प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती थी। मनसबदारों की पदोन्नति के लिए भी कोई निश्चित नियम नहीं था। इसकी पदोन्नति सम्राट की कृपा पर निर्भर थी। मनसबदारों की श्रेणियाँ में 3 श्रेणियाँ होती थी मनसबदारों की। नंबर 1, मनसबदारों में जात एवं सवार शब्द महत्वपूर्ण होता था। जात मनसब का ही जानकारी प्राप्त करता था। जात तथा सवार शब्द के अर्थ के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। मुगल दस्तावेजों में मनसब के पहले जात तथा बाद में सवार मनसब का उल्लेख मिलता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जात मनसब का सवार मनसब से अधिक महत्व था। जात मनसब का और सवार मनसब से अधिक महत्व था। विभिन्न इतिहासकारों ने जात एवं सवार के लिए अलग अलग महत्व दिए हैं। आईने अकबरी में मनसबदार जात उसकी पद और प्रतिष्ठा से संबंधित किया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने लिखा कि मनसबदार जात के आधार पर सैनिक रखता था, सवार मनसब के आधार पर उसे भत्ता दिया जाता था। डॉक्टर मोरलैंड ने लिखा है कि जात मनसब के अनुसार मनसबदार को वेतन दिया जाता, जबकि सवार मनसब के बराबर उस मनसबदार को घोड़े रखने पड़ते थे। ध्यान दीजिए वापस पुनः। डॉक्टर मोरलैंड ने बताया है कि जात मनसब के अनुसार मनसबदार को वेतन दिया जाता था, जबकि सवार मनसब के बराबर उस मनसबदार को घोड़े रखने पड़ते थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मनसबदारों का वेतन। मनसबदारों की 3 श्रेणियाँ थी, उच्च मनसब, मध्यम मनसब और निम्न मनसब। मनसबदारों को उनकी मनसबदारों की संख्या के अनुसार उनको घोड़े रखने पड़ते थे, उसी हिसाब से उनको वेतन दिया जाता था। मनसबदारों की पदोन्नति होती थी। फिर मनसबदारी प्रथा का मूल्यांकन हम करते हैं तो मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था ऐसा माना जाता है कि मुगलकालीन प्रशासन मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था। यानी कि जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसी से ही हम प्रशासनिक व्यवस्था की जाती थी। लेकिन कहीं कहीं पर मनसबदारी प्रथा के दोष भी हैं, जैसे मनसबदार व्यवस्था पर आधारित सैनिक संगठन बहुत खर्चीला था। मनसबदार प्रथा में सैनिक प्रथा की तुलना में अधिक अपने मनसबदार के प्रति अधिक स्वामी भक्त होते थे। मनसबदार सम्राट के प्रति तो स्वामी भक्त रहते थे, परंतु अपने तत्कालीन उच्च अधिकारी की परवाह नहीं करते थे।
कई मनसबदारों में सैनिक दक्षता नहीं होती थी, फिर भी उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए भेज दिया जाता था। इस प्रकार से इनके दोष भी हैं। कुछ मनसबदारी व्यवस्था के लाभ भी हैं, जिसे मनसबदारों की पदोन्नति सम्राट कृपा पर निर्भर होती है, सम्राट के प्रति वो निष्ठावान होते थे। निरंतर जांच एवं निरीक्षण होने से सैन्य व्यवस्था शासन संचालन सुचारू रूप से चलता था। इस व्यवस्था से योग्य व्यक्तियों को दायित्व का काम सौंपा जाता था। मनसबदार की नियुक्ति सैनिक या असैन्य किसी भी कार्य के लिए की जा सकती थी। मनसबदारों के पास भी अनेक विद्वान एवं कलाकार थे, जिन्होंने कला तथा साहित्य को संरक्षण दिया। अनेक दोष ऐसा माना जाता है कि अनेक दोषों के बावजूद भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि मनसबदारी प्रथा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। निस्संदेह व्यवस्था मुगल प्रशासन के लिए एक आवश्यक एवं अकबर की विशिष्ट उपलब्धि मानी जाती है। धन्यवाद।